हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एब्सोल्यूट केमिस्ट्री। आई एम अभिषेक सामल। हमने इसके जो पहला लेक्चर था हमारा वो हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट का हमारा वो पहला लेक्चर था। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हमने एसिड के बारे में बहुत कुछ चीज़ हमने पढ़ लिया था। पहली बात तो हमने ये देखा था कि ये जो एसिड बेस और सॉल्ट है उनका ये जो नाम था वो उनको कहाँ से मिला था। फिर उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़े और हमने एसिड को स्टार्ट किया और एसिड में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने इंडिकेटर्स को भी देख लिया। फिर हम जब एसिड को देखें तो एसिड के जितने केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विद बेस जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और फिर रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, हमने इतना देखा था। तो आज जो हम देखेंगे वो एसिड को थोड़ा सा और फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही कम चीज़ उसमें बाकी है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लास है आज, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो हमारे जितने एसिड होते हैं ना, हमें जितने तरह के एसिड हम यूज़ करते हैं या जितने तरह के एसिड को हमें पता है कि ये सारे सारे एसिड हम हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं, उनका सोर्स क्या होता है कि किस सोर्स से हम उस एसिड को हमें वो मिलता है। दो सोर्स से हमें मिलते हैं, या तो वो कोई लिविंग सोर्स होगा या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका सोर्स होगा, या फिर कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग कोई ऑब्जेक्ट उसका सोर्स होगा। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एसिड का सोर्स है, हमें वो एसिड किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला है, तो उस तरह के एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जिस तरह से हमने कंपाउंड्स का या फिर केमिकल सब्सटेंस को डिवाइड किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, उसी तरह से हमने एसिड को भी डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। हमें किस सोर्स से वो मिल रहे हैं। तो अगर लिविंग से मिलेगा तो उसको हमेशा हम लोग ऑर्गेनिक बोलेंगे। अगर नॉन लिविंग से मिलेगा यानी कि कोई मिनरल वगैरह से हमें मिलेगा तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलेंगे। ठीक है, उसको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिला तो उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोल दिए, नॉन लिविंग से मिलेगा तो उसको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोल दिए। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। देखो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, लैक्टिक एसिड। ये किस चीज़ में पाया जाता है? वी फाइंड लैक्टिक एसिड इन कर्ड। जो हमारा दही होता है ना घर में, उसमें हम लैक्टिक एसिड हमें मिलता है। फिर अगर आप एसिटिक एसिड को बोलोगे तो एसिटिक एसिड कहाँ मिलता है? जो हमारे घर में जो विनेगर होता है उससे हमें एसिटिक एसिड मिलता है। फिर और एक एसिड होता है वो है साइट्रिक एसिड। वो कहाँ मिलेगा हमें? लेमन, ऑरेंज, यहाँ पर मिलेगा। देखो साइट्रिक जो उसका नेम है ना, वो वही साइट्रस से आया, क्योंकि ये सारे जो फ्रूट्स हैं या जो भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी बोलो इनको, वो इस साइट्रस फैमिली में बिलोंग करते हैं। प्लांट किंगडम तो आप लोग पढ़ोगे, तो ये सब साइट्रस फैमिली के होते हैं, तो इसीलिए हम इसको साइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम अगर इनऑर्गेनिक एसिड का कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो इनऑर्गेनिक एसिड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। या तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, या फिर वो वीक एसिड हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक अभी आप नहीं समझ पाओगे, थोड़ी देर हम आगे चलेंगे तब आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया आप ले पाओगे। तो पहले मैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब सिर्फ इतना अभी आप जानो कि जो ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका HCl होता है। नाइट्रिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HNO3 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल्स होते हैं। अब कुछ वीक एसिड के एग्जांपल देख लेते हैं। हम स्ट्रेंथ को बाद में देखेंगे एसिड और बेस का। वीक एसिड में एक आएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड।
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक वीक एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्म HF होता है। देखो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF इज अ वीक एसिड। दोनों में सेम हैलोजन ही लगा हुआ है जिसको हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, लेकिन ये वीक हो जाता है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड रह जाता है। आप और एक कार्बोनिक एसिड भी आप याद रख सकते हो, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो इतना आप अभी ज़्यादा इनको कोई याद रखने की ज़रूरत है नहीं, मैं बस एक क्लासिफिकेशन कर दिया मैंने। आप उसको जब आगे पढ़ते जाओगे वो आपको अपने आप याद रह जाएगा, इसको कोई रट्टा मारने की कोई ज़रूरत है नहीं। देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड वीक का आइडिया आपको दे रहा हूँ। देखो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। जितने, और एक चीज़ मैं पहले बता देता हूँ, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड वो मोस्टली सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। मोस्टली सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसा बिहेव करते हैं लेकिन मोस्टली वीक एसिड होता है। देखो जब इनऑर्गेनिक वीक एसिड की बात आप कर रहे हो ना, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये बहुत ही मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपैरिजन में थोड़ा वीक होता है, लेकिन ये इस तरह से एक एसिड मतलब वीक एसिड है, फिर भी इसका जो कोरोसिव नेचर है ना, जो चीज़ों को ख़राब करने का जो नेचर है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है इसके पास। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हम लोग अगर किसी ह्यूमन बॉडी को तुम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डाल दोगे ना, हमारे सारे के सारे फ्लैश, सारे बोन्स, टीथ, सब कुछ वो पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा। जो डेड बॉडीज़ होते हैं उनको अगर आपको डिसअपियर करना होता है ना, तो उसको आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में डाल देना। आप देखोगे ये कुछ फिल्म वगैरह में भी इसको दिखाया जाता है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं और इस एसिड में पूरे जो बॉडी है ना, जो जिसको हम कहीं डिसअपियर करना चाहते हैं उसको पूरा उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। वो पूरा मतलब पूरा ही डिज़ोल्व हो जाता है ह्यूमन बॉडी। तो इसका इतना ज़्यादा कोरोसिव नेचर होता है और हम इसे बोल रहे हैं कि वीक एसिड है। तो सोचो एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कर सकता है। अगर HCl आप स्ट्रॉन्ग एसिड को कंसनट्रेटेड HCl आप ले लोगे तो क्या करेगा, थोड़ा आप इमेजिन करो, जबकि एक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इतना कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक सा कुछ इंफॉर्मेशन। याद रखो नहीं रखो कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जाके अपने आप याद रहने वाले हैं आपको। तो हमने एसिड का क्लासिफिकेशन कर दिया, तो चलो एसिड के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं। देखो पहले एक एक्सपेरिमेंट हम करेंगे एसिड में, फिर देखेंगे। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। आप एक टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ले लो। हमारे पास जितने नोन एसिड्स होते हैं ना, जितने भी नोन एसिड्स होते हैं, लाइक फॉर HCl हो, HNO3 हो, मैंने जितने यहाँ पर इनऑर्गेनिक एसिड्स मैंने लिखा और ऑर्गेनिक एसिड भी जितना मैंने लिखा, या तो आप HCl ले सकते हो जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या आप हमारा HNO3 ले सकते हो जो कि नाइट्रिक एसिड होता है। आप H2SO को ले लो जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। CH3C डबल बॉन्ड CH3COOH ले लो जो कि एसिटिक एसिड होता है। तो ये जितने भी एसिड्स होते हैं ना, आप सारे को एक एक टेस्ट ट्यूब में आप ले लो, अलग अलग से टेस्ट ट्यूब में आप ले लो, और सारे एसिड्स में आप क्या करो, एक एक आप जिंक ग्रैन्यूल आप डाल दो। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था इसीलिए मैंने आपको जिंक ग्रैन्यूल बोला। हर एसिड में आप एक एक जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल दो। फिर देखना सारे के सारे एसिड्स में आप देखोगे एक गैस का इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, सारे के सारे एसिड में गैस का इवॉल्व हो रहा है, और अगर उस गैस को आप टेस्ट करोगे, उसका फ्लेम टेस्ट करोगे, दैट विल गिव दैट कैरेक्टरिस्टिक साउंड, पॉपिंग साउंड ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इतना कॉन्क्लूसिव आप एविडेंस आपको मिल जाएगा कि जितने एसिड हमने यूज़ किया था, सारे केसेस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। सारे केसेस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो इसको आप हेडिंग कर दो कि केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स, केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा था, अब केमिकल नेचर ऑफ एसिड को देखें कि उसके अंदर एक्चुअली एक एसिड क्या है, वो कैसे बना होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, वही चीज़ हम देखेंगे। तो केमिकल नेचर ऑफ एसिड देखो, पहले जो मैंने बोला कि क्या करो, कोई भी आप एसिड ले लो, लाइक फॉर HCl ले लो, या फिर आप HNO3 ले लो जो कि नाइट्रिक एसिड होता है, H2SO4 ले लो जो कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आप CH3COOH जो कि ऑर्गेनिक एसिड हमारा
एसिडिक एसिड होता है, किसी को भी ले लो, और उसमें आप एक एक्टिव मेटल जिंक को हमने डाला। एक्टिव मेटल मैंने ये पढ़ाया है आपको ऑलरेडी, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। क्यों जिंक एक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से, क्यों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बोल दिया है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको फिर से समझाया था। तो ये क्या कर रहा है, हर किसी का एक सॉल्ट बन रहा है, और साथ में हमारा मतलब है इससे एक हाइड्रोजन गैस वो फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। और इसका जब आप कैसे इसको कंफर्म करोगे, बाय फ्लेम टेस्ट। थोड़ा कोई कैंडल दिखा दो, अगर वो एक पॉपिंग साउंड करके जलेगा, जो कि हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक साउंड होता है, तो आप कंफर्म हुए कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है सारे एसिड में। ठीक है, जितने एसिड तुमने लिया सारे में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ। ठीक है, इसके थोड़ा आगे चलते हैं, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। चलो यहाँ पर कर देता हूँ मैं। आप कोई एक इस तरह से कोई एक ले लीजिए। आप क्या करो, उसमें 2 ऐसे आयरन के नेल्स आप उसमें डाल दो। ठीक है, या कोई भी मेटल रॉड हो, छोटा छोटा, कोई आयरन का हो, कोई भी मेटल का, कंडक्टिंग मेटल होना चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। 2 आप नेल्स को डुबा दो। फिर क्या करो, इनको आप वायर से कनेक्ट करो। ठीक है, एक बैटरी लगा दो और एक बॉल भी लगा दो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सेटअप को समझो। 2 आयरन या कोई भी मेटल कंडक्टिंग नेल्स को हमने डाल दिया, वायर में कनेक्ट किए, एक बैटरी हम 6 वोल्ट का ले लो, और एक छोटा सा एक बॉल कनेक्ट कर दो उस सर्किट में। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं, फिलहाल कुछ नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या ये बल्ब जलेगा? क्या ये बल्ब जलने वाला है? इज इट गोइंग टू स्विच ऑन? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सर्किट पूरा नहीं होता, ये सर्किट यहाँ पे पूरा नहीं है। इवन इफ आप इसमें वाटर डाल दो, इवन इफ आप इसमें वाटर डाल दो, क्या ये करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को? नो, क्योंकि अभी भी ये सर्किट क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। कब ये सर्किट कंप्लीट होगा? जब ये पूरा जो मीडियम है ना, जब ये पूरा मीडियम हमारा होगा, जब वो एक कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा जो इस सर्किट को कंप्लीट करेगा, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। सर्किट मस्ट बी कंप्लीटेड। आप बीच में आप घर में जब कोई बॉल लगाते हैं तो उसका वायर थोड़ी ना बीच में आप काट के से थोड़ी दोनों को इस तरह से आप दिखा दोगे तो वो थोड़ी अपने आप जलेगा। नो, इन दोनों को आपको कनेक्ट करना होगा। आप इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कोई और एक कंडक्टिंग चीज़ तुम उस दोनों के बीच में ऐसे लगाकर उसको कनेक्ट कर सकते हो, और सर्किट को कंप्लीट करोगे तभी जाके वो जलेगा, तभी जाके वो करंट पास होगा। तो यही होता है इस केस में भी। बैटरी एनर्जी सोर्स तब जनरेट करेगा जब कंप्लीट उसका सर्किट पूरा होना चाहिए। क्या वाटर, नॉर्मल वाटर आपको पता है दैट इज़ नॉट कंडक्टिंग इन नेचर। उसमें आपको सॉल्ट अगर डालोगे तो वो चलो कंडक्टिंग होता है, लेकिन हम सॉल्ट की बात नहीं करेंगे। हम और एक बात करेंगे। सपोज मैं 2 चीज़ यहाँ पे डालूंगा। पहले सपोज मैं HCl डाल रहा हूँ, एक ये देखो, एक सेटअप में मैं HCl डाल दूंगा, चलो दूसरे सेटअप में मैं ग्लूकोज डाल रहा हूँ। ठीक है, दूसरे सेटअप में मैं ग्लूकोज डाल देता हूँ। फिर क्या होगा, अब जब देखोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, जिसमें आप HCl को डाल दिए उसमें ये बल्ब जल रहा है, लेकिन जिसमें आप ग्लूकोज डाल रहे हो उसमें ये बल्ब नहीं जल रहा है, ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो HCl के केस में क्या हो रहा है, जब वाटर में आप HCl डाल रहे हो, वाटर में, याद रखना वाटर में, पहले आप वाटर डाले थे उसमें आप थोड़ा सा HCl डाल रहे हो, तब वो बॉल जल रहा है। लेकिन अगर उस वाटर में आप थोड़ा सा ग्लूकोज डाल रहे हो तब वो बॉल नहीं जल रहा है। देखो, मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप थोड़े से छोटे के बच्चे हो, आपके दिमाग में घुसने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ, वरना बहुत जल्दी जल्दी बोल भी सकता हूँ। समझो इस चीज़ को। वाटर पहले लिए थे, नहीं हुआ था कंडक्ट, क्योंकि मीडियम कंडक्टिंग नहीं बना था। HCl डाल दिए, कंडक्ट हुआ इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए बल्ब जला।
ग्लूकोज लिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कंडक्टिंग मीडियम में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, बॉल नहीं जला। अब देखो, अगर मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मीडियम को कंडक्टिंग होना चाहिए, द मीडियम शुड बी कंडक्टिंग, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? इसको समझने के लिए देखो, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़े थे, आप एटम देखे थे और आयंस को भी देखा था आपने, एटम को देखा था, आयंस को भी देखा था। आयंस में क्या होता है, आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दोगे तो वो जो आयन होगा वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता था, एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो वो नेगेटिव चार्ज गेन करता था। यहाँ पर बात हुई कौन सा चार्ज गेन कर रहा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चार्ज्ड आयन में वो कन्वर्ट हो रहा है, उसमें कुछ एक चार्ज डेवलप हो रहा है, वो जो न्यूट्रलिटी उसमें था वो उसका नहीं रह रहा है। तो अगर देखो वाटर अपना जो न्यूट्रल नेचर होता है उसी के लिए वो कंडक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन अगर आप उसमें कोई एक चार्ज्ड आयन आप डाल दोगे तो वो जो आयन्स होंगे वाटर में, जो आयन्स वाटर में फॉर्म होंगे वो उस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेंगे। those ions, those charged ions will convert the water, those charged ions when mixed in water convert the medium into a conducting medium, क्योंकि चार्ज्ड आयन्स वो जो इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करवाएंगे, तो इसीलिए क्या होगा, सर्किट को वो कंप्लीट कर देंगे, बॉल जलेगा। तो अगर ग्लूकोज के केस में अगर नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज के केस में कोई आयन फॉर्म नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप HCl डाल रहे हो, कोई एसिड को डाल रहे हो आप, अगर आप कोई एसिड को डाल रहे हो तो डेफिनेटली शायद कुछ ना कुछ आयन्स फॉर्म हो रहे हैं जिसके लिए कि वो जो वाटर मीडियम है वो कंडक्टिंग बन गया। तो अब क्या हुआ उसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें कुछ जानने को मिलेगी यहाँ पर, इसको देखते हैं। जब आपने HCl को डाला वाटर में, ठीक है, जब आपने HCl को डाला वाटर में तो क्या होता है, ये जो HCl है वो आयोनाइज होता है, टूटता है, आयन्स फॉर्म होते हैं और वो H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट होता है, वो H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यही जो H प्लस और Cl माइनस जो कन्वर्ट हुआ जो आयन्स में, यही आयन्स उसको हेल्प करते हैं। दिस आयन्स हेल्प water to make itself a conducting medium so that it can conduct the electricity and complete the circuit, so that the ball lights up, so that the ball lights up। तो due to these ions, तो यहाँ पर एक H plus ion produce होता ही है, this H plus ion is responsible for that। तो ये H plus ions के बारे में, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन हम डिराइव कर सकते हैं। पहले वाले में हमने देखा था अगर आप जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल रहे हो एसिड में, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं। अगर आप वाटर में एसिड को डाल रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ड्यू टू दैट H प्लस एक्वस आयन। आप अगर सपोज इसमें HNO3 डाल दिए होते तो वो क्या करता, वो भी H प्लस साथ में NO3 माइनस प्रोड्यूस करता। ये वाला डिफर करेगा, द आयोनिक पार्ट जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डिफर कर रहा है, लेकिन द पॉजिटिव पार्ट, द कैटायोनिक पार्ट ऑफ द एसिड is always remaining constant, that is H plus, that is H plus। यहाँ से देखो जिंक ग्रैन्यूल डाले वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, वाटर में आप एसिड को डाले, एसिड मतलब आयन फॉर्म हुआ और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ। आयन्स को आप जब स्टडी किया आपने देखा कि चलो कैटायोनिक पार्ट जो नेगेटिव पार्ट, सॉरी जो एनायोनिक पार्ट जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन द कैटायोनिक पार्ट इट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज इट इज H प्लस, ऑलवेज इट इज H प्लस एक्वस। तो यहाँ से हमने एक एसिड का एक डेफिनेशन हमने डिराइव किया। अभी तक हमने एसिड का डेफिनेशन नहीं बोला था, इतना टाइम हम पढ़ लिए, लेकिन एसिड का डेफिनेशन हम अभी तक नहीं बोले थे, लेकिन अब बोलेंगे एसिड का डेफिनेशन। तो अब हम देखने वाले हैं जो डेफिनेशन ऑफ एसिड। तो देखो डेफिनेशन ऑफ एसिड मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको। डेफिनेशन, केमिकल सब्सटेंसेस which produce H plus ion
when dissolved in water are called or known as acids. Definition of acid. क्या है definition of acid? Substances which produce H plus ion when dissolved in water are called acid. तो इसका मतलब आप ये समझो कि अगर कोई H प्लस आयोन को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें डेफिनेटली एक H हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा, वरना वो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा कैसे? पहले उसके एक हाइड्रोजन एटम तो उसमें होना चाहिए ना, तभी जाके वो प्रोड्यूस कर पाएगा H प्लस आयन। तो यहाँ पर देखो, तो आप एक परसेप्शन आपके दिमाग में आ जाएगा कि क्या जो भी कंपाउंड, जो भी केमिकल कंपाउंड उसमें हाइड्रोजन होगा, क्या वो एसिडिक होगा? आप इसे बोल सकते हो कि आप तो बोल रहे हो ना कि प्रोड्यूस करता है अगर H प्लस आयन, और फिर बोल रहे हो कि उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, तो क्या जो भी केमिकल सब्सटेंस में हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, NaOH। आप बोलोगे इसमें तो एक हाइड्रोजन है, तो क्या NaOH एक एसिड में जाएगा? क्या NaOH एक एसिड में जाएगा? नो। क्यों? यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, when it produces H plus ion, yes, it produces H plus ion when dissolved in water. When dissolved in water, आप पहले इसको वाटर में डिजोल्व करवाना, फिर देखो ये किस आयन, कौन सा आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। ये यहाँ पर H प्लस आयन को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये यहाँ पर Na प्लस प्रोड्यूस करेगा, साथ में OH माइनस आयन, दोनों का एक्वस फॉर्म वो प्रोड्यूस करेगा। H प्लस आयन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो यहाँ पर OH माइनस आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि अगर एक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, उसका मतलब यह नहीं कि वो एसिड होगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एसिड कब कहलाएगा? जब वो अगर वाटर में डिजोल्व होकर वो हाइड्रोजन आयन या H प्लस आयन वो प्रोड्यूस करेगा, तभी जाके उसको हम बोलेंगे कि वो एसिड होगा। ओनली देन वी कैन से इट इज एन एसिड, तब तक, वरना आप इसको नहीं बोलोगे कि ये एसिड है। ठीक है, तो हमेशा इसको ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो चलो कुछ H प्लस आयन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने H प्लस जो आयन बोला, थोड़ा उसके बारे में चलो डिस्कस करते हैं। बहुत ही एक पिकुलर कैरेक्टर है केमिस्ट्री में, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये H प्लस, उसके बारे में थोड़ा सा चलो डिस्कस करते हैं। हमारा ये जो H प्लस आयन होता है ना, ये जो H प्लस हम बना रहे हैं, वो हम किस से बनाते हैं? एक हाइड्रोजन एटम से बनाते हैं। एक हाइड्रोजन एटम से हम लोग H प्लस आयन बनाते हैं। तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम में क्या क्या होता है? एक हाइड्रोजन एटम में क्या क्या होता है? देखो, पहली बात तो उसका जो न्यूक्लियस होता है, जो उसका न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा एक एटम था जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, जीरो न्यूट्रॉन, जीरो न्यूट्रॉन। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियस के बाहर वाले रीजन में क्या होता है? ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज देयर। मैं इलेक्ट्रॉन को E माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रोटॉन को P प्लस से मैं रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, आप भी यूज़ करो लिखने में, ताकि आपको भी लिखने में जल्दी हो। तो हमारा जो H प्लस आयन है, उसको अगर हमें प्रोड्यूस करना है हाइड्रोजन एटम से, मैंने फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हाइड्रोजन एटम में क्या क्या हुआ? हाइड्रोजन एटम में क्या क्या मिला हमें? वन प्रोटॉन, वन P प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, वन E माइनस। में इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको लेकर एक हाइड्रोजन एटम फॉर्म हुआ है। मैं आपको बोलूँगा कि हाइड्रोजन एटम का आप एक सिंगल पॉजिटिव आयन वाला एक कैटन आप बनाओ, मतलब कि H प्लस आयन आप बनाओ। तो अगर आपको H प्लस आयन बनाना है, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज को लाना है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको उसका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे। याद रखना, आप हमेशा या तो रिमूव, अगर आपको आयोनाइज करना है किसी को, उस पर कोई चार्ज लेके आना है, तो उस पर या तो आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे या तो आप इलेक्ट्रॉन को उसमें दोगे। आप प्रोटॉन के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर आप छेड़खानी कुछ नहीं कर सकते हो। वो बहुत, मतलब
धमाका होता है, फिर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है ना, जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह हो जाते हैं, वो बन जाएगा। उसको आप नहीं भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को रिक्वायर करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव करना और इलेक्ट्रॉन को देना वो थोड़ा ईजी होता है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, साइड में रहते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आइडिया आपको होगा तो आप जानते हो ये चीज़ आप पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के साथ। प्रोटॉन को आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो पॉजिटिव चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज आपको डेवलप करना है हाइड्रोजन एटम पर, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करना होगा, तभी जाके एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दिए, ये निकल गया। तो ये जो H+ आयन हमारा हुआ, ये जो H+ आयन हमारा हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो तो निकल गया। अब उसमें क्या बच गया? उसमें बचा सिर्फ एक ही प्रोटॉन। एक H+ आयन में क्या बचा? सिर्फ एक ही प्रोटॉन और कुछ नहीं है उसमें। ना तो न्यूट्रॉन तो पहले से नहीं था, न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन था। अब जो बेचारा एक इलेक्ट्रॉन था उसको भी तुमने निकाल दिया, उसको भी तुम उसके सरफेस से निकाल दिए। अब उसमें क्या बच गया? H+ आयन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन। तो H+ आयन को इसीलिए हम एक प्रोटॉन बोलते हैं। तो H+ आयन को हम हमेशा केमिस्ट्री में 1 प्रोटॉन ही बोल देते हैं। इसको हम एक प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। H+ आयन को हम एक प्रोटॉन बोल देते हैं। अगर कोई चीज़ H+ आयन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कोई केमिकल कंपाउंड, तो हम यहाँ पर H+ आयन को एक्सेप्ट किया ऐसा बोलने के बजाय हम बोल देते हैं कि एक प्रोटॉन को उसने एक्सेप्ट किया या फिर एक प्रोटॉन को उसने डोनेट किया। H+ आयन को हम, अगर कोई तुम्हें प्रोटॉन बोले तो उसको H+ आयन समझना, ठीक है? कंफ्यूज मत हो ना, उसको H+ आयन समझना। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया, तो इसीलिए हम उसको एक ही प्रोटॉन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा पिकुलियर था। और देखो एक चीज़, जब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, वो एक ही चार्ज उस पर डेवलप होता है। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई भी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई दूसरा चीज़ होता नहीं। तो ये जो हमारा जो H+ होता है ना, वो हाइपर रिएक्टिव होता है, वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं होता। वो किसी के साथ रिएक्शन करके, कोई रिएक्शन के थ्रू किसी के साथ वो जाके कोई नया कंपाउंड बनाकर वो चाहता है कि मैं थोड़ा स्टेबलाइज हो जाऊँ। सपोज आप अगर इस H+ को, यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर आप इस H+ को आप कोई Cl- दे दोगे, वो बहुत खुश हो जाएगा और वो आराम से जाके उसके साथ HCl बना लेगा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया था वो उसको, उसका भरपाई क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से कर देगा। अपना जो चार्ज होगा उसको वो न्यूट्रलाइज क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से कर पाएगा। देखेंगे क्यों ऐसा होता है, जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे बॉन्ड्स के बारे में, तभी इसको अच्छे से समझोगे। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो हाइड्रोजन एटम हम बनाते हैं, बहुत 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 ही ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरा रिएक्टिव होता है, क्योंकि बहुत अनस्टेबल हो जाता है। सिर्फ उसमें एक प्रोटॉन होता है और कुछ होता ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, ना न्यूट्रॉन होता है, कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ प्रोटॉन होता है। बहुत ही वो ज़्यादा रिएक्टिव बन जाता है। तो अब देखो, हम अब एक एक्सपेरिमेंट को पहले देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हाँ, तो देखो, पहले हम लोग एक, चलो एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर उसमें हमें क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। हेडिंग में उसके बाद दूंगा, पहले उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा स्टडी करते हैं। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको उसमें क्या होगा। टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें आप सोडियम क्लोराइड को ले लो, सोडियम क्लोराइड ले जाओ, और उसमें क्या करो, हमारा एक नॉन एसिड जो कि कंसनट्रेटेड H2SO4, उसको कंसनट्रेटेड लेना है। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है वो हम जस्ट देखेंगे। जस्ट कंसनट्रेटेड H2SO4 आप ले लो, ये एक्वस में ले लोगे, तो आप क्या देखोगे, फॉर्म क्या कर रहा है, वो बना रहा है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट,
ये हमारे लिए एक नोन रिएक्शन है, ठीक है, हमें पहले से पता है कि इसमें क्या हो रहा है, और साथ में एक HCl गैस फॉर्म हो रहा है, HCl गैस फॉर्म हो रहा है, हमें इससे मतलब है, हम इसको ही देखना है हमें। उस टेस्ट ट्यूब से वो जो आपने NaCl लिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO को डाल दिया, आपको पता है कि एक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, साथ साथ एक गैस का इवॉल्व होगा, बबल्स निकलेंगे, गैस का इवॉल्व होगा। हमें ये भी मालूम है कि वो गैस HCl है, ये भी हमें मालूम है। तो HCl क्या है हमारे लिए? एक एसिड है, ये भी एक एसिड है, इतना हमें मालूम है। अच्छा, हमने जो लिटमस टेस्ट पढ़ा था, जब हमने लिटमस टेस्ट पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, भूल गए होगे। हम क्या किए थे, जब हम लिटमस को लिया था जब हमने लिटमस को लिया था, वो न्यूट्रल में क्या हो रहा था, न्यूट्रल मीडियम में उसका कलर था पर्पल, इट वॉज पर्पल इन न्यूट्रल मीडियम। जब हम उसको एसिडिक मीडियम में डुबाए, कलर चेंज क्या हुआ, रेड में। और जब हम उसको बेसिक मीडियम में उसको हमने डुबाया तो उसका कलर क्या हुआ, ब्लू कलर में कन्वर्ट हुआ। पर्पल था न्यूट्रल में, एसिडिक में रेड, बेसिक में ब्लू। ये था लिटमस का कहानी। अच्छा, हमें पता चला कि HCl गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, HCl गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, एसिड है। तो हम क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर ले आएंगे, सूखा लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर ले आएंगे, उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसे उसको दिखा देंगे, गैस तो इवॉल्व हो रहा है HCl, उसको दिखा देंगे। तो जो हमारा लिटमस था, एक गैस के प्रेजेंट, मतलब जो एसिड के प्रेजेंट में हमें पता है कि वो रेड कलर में कन्वर्ट होना चाहिए था। ये तो हमें पढ़ा था ना, ये हमने होना तो चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा होगा? आप बहुत देर तक रखो, कुछ कलर चेंज में कुछ नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर आप ड्राई लिटमस पेपर लेके जाओगे। लेकिन अगर आप उस लिटमस पेपर को थोड़ा पानी में डुबा दोगे, थोड़ा सा पानी में अगर उस लिटमस पेपर को डुबा दोगे जो कि वेट हो जाएगा, फिर अगर उसको आप लेके थोड़ा HCl गैस के पास दिखाओगे, फटाक से कलर चेंज होगा, रेड कलर बन जाएगा फटाक से। लेकिन ड्राई लिटमस पेपर कुछ भी नहीं चेंज हो रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, हमने चेंज क्या किया, क्यों ऐसा चेंज हुआ? हमने फर्स्ट लिया था ड्राई लिटमस पेपर, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड में जब हमने उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ था, जब हम उसको थोड़ा सा पानी में डुबा दिए, कलर चेंज हो गया, रेड कलर आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो मतलब हमने क्या चेंज किया कि ऐसा कुछ हुआ? हमने सिस्टम में वाटर को ले आया, हमने सिस्टम में वाटर को इंट्रोड्यूस किया। कैसे? लिटमस पेपर को पानी में डुबा के। देन जो कलर चेंज नहीं हो रहा था लिटमस पेपर का, वो इमीडिएटली हो गया। सॉरी, थोड़ा सा वो कुत्ते आज पागल हो गए हैं गली में, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। तो आप जब वाटर मॉलिक्यूल को हम ले आए, तब वो अपना कलर चेंज कर दिया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल कुछ तो मतलब गेम कर रहा होगा ना, कुछ तो गेम कर रहा होगा ना ये वाटर मॉलिक्यूल। देखो, एक एसिड कब एसिड होता है? एक एसिड कब एसिड होता है? मैंने डेफिनेशन में बताया, जब वो H+ आयन को लिबरेट करेगा, जब वो H+ आयन को लिबरेट करेगा तभी, मतलब कि डिसोसिएट हो जाएगा और H+ आयन को वो देगा, लिबरेट करेगा, तभी जाके वो एक एसिड होता है। जब तक वो H+ आयन लिबरेट नहीं करता, वो एसिड नहीं होगा, वो बिल्कुल भी एसिड नहीं होगा। इसी से समझो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो अपने जो H+ आयन्स को अच्छे से दे पाते हैं, जो वीक एसिड्स होते हैं वो अपने H+ आयन को अच्छे से दे नहीं पाते, इसीलिए उनका एसिडिटी कम ज़्यादा होता रहता है। जब तक आप एसिड को, तब तक वो अपना एसिडिटी शो नहीं करेगा, जब तक वो अपना H+ आयन नहीं दे पाएगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो एसिड की तरह बिहेव कर ही नहीं पाएगा। जब तक वो H+ आयन देगा नहीं दे पाएगा अपना, वो एसिड की तरह बिहेव कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से समझो क्या हो रहा है। वाटर जब आता है सिस्टम में, क्या हो जाता है, क्यों वो पागल हो जाता है, वो देखो। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा ड्राइंग बना के समझा रहा हूँ। हमारा ये जो HCl जो मॉलिक्यूल होता है, उसमें हाइड्रोजन छोटा सा होता है और क्लोरीन बड़ा होता है। क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, वो
हाइड्रोजन छोटा होता है और वो हाइड्रोजन जाकर इसके साथ इस तरह से लगा हुआ होता है। साइज अगर तुम कंपेयर करोगे, जो हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, वैसे ऑक्सीजन बड़ा सा लगा हुआ होता है और ऐसे छोटे छोटे उसमें 2 वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगे हुए होते हैं। तो ऑक्सीजन पे एक नेट चार्ज नेगेटिव होता है, ये हाइड्रोजन वाले थोड़े से पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे डेवलप होता है। ये पोलैरिटी की वजह से, अभी आप नहीं जानते हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, एक पोलैरिटी होता है। ये जो चार्ज जो डेवलप होता है उसको हम पोलैरिटी में रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन पे एक कोई पॉजिटिव चार्ज नेट डेवलप होगा और क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज नेट डेवलप होगा। तो जब हम कोई HCl मॉलिक्यूल को जब हम वाटर में डाल देते हैं, पानी में जब एक HCl मॉलिक्यूल डाल देते हो, तो होता क्या है पता है? ये जो सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलराइज ऑलरेडी होकर रहते हैं, उनमें एक नेट नेगेटिव एक नेट पॉजिटिव चार्ज इस तरह से वो डेवलप होकर रहेगा। HCl में भी एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो उन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन डेवलप होगा। कैसे? ये जो HCl का जो हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वो इस वाटर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ इस तरह से वो आके ऑक्सीजन, वाटर का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ इस तरह से आके लग जाएगा, चारों ओर से उस हाइड्रोजन के पास आके लगेगा। और ये जो क्लोरीन का जो नेट नेगेटिव होगा, उसके वजह से वो जो वाटर का जो हाइड्रोजन एंड है वो आके क्लोरीन के साथ इस तरह से लग जाएगा, वो आकर क्लोरीन के साथ इस तरह से लग जाएगा। सॉरी, ये पॉजिटिव एंड होगा, हाइड्रोजन एंड ये नेगेटिव होगा। तो इस तरह से क्लोरीन के चारों ओर भी वो लग जाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या? ये जो वाटर मॉलिक्यूल होगा जो पॉजिटिव चार्ज के साथ आके वो क्लोरीन के साथ चिपका हुआ है, वो चाहेगा इस क्लोरीन को और इस हाइड्रोजन को एक दूसरे से अलग करने को, और वो इसको तोड़ देंगे, इसको वो तोड़ देंगे। और इसी जो प्रोसेस को फिर तोड़ के क्या बनाएंगे, इसको H+ एक्वस बना देंगे, H+ आयन, और सारे जो एक्वस मॉलिक्यूल मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों ओर लगे हुए होंगे उसको हम H+ एक्वस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको क्या करेंगे, क्लोरीन माइनस एक्वस। क्यों? क्लोरीन का जो माइनस जो आयन है और जो वाटर उसके चारों ओर लगा हुआ है, इसको हम वो एक्वस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो इस तरह से रहेगा। तो एक H+ आयन और एक क्लोरीन माइनस आयन फॉर्म होता है उसके अंदर। फिर देखो तो इसी वजह से क्योंकि वाटर में जब तक आप डिसोशिएट नहीं करोगे, जब वो डिसॉल्व नहीं करोगे, वो डिसोशिएट नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा, वो आयोनाइज नहीं होगा, तो वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। वो हाइड्रोजन आयन को अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो कैसे अपना एसिडिक नेचर शो करेगा? तो इसीलिए जो HCl गैस था वो H+ नहीं दे पा रहा था, वो अपने आप H+ नहीं देगा। इट कैनॉट गिव H+ ऑन इट्स ओन, नीड्स वाटर। जब तक वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, वाटर जब उसको अलग नहीं करेगा, वो नहीं दे पाएगा H+, अपना जो एसिडिक नेचर है वो शो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसको वाटर में हमें डिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाटर में डिजॉल्व होकर H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, तभी जाके वो एसिडिक नेचर अपना शो करेगा। और देखो मैंने बोला था तुमको H+ आयन बहुत रिएक्टिव होता है, वो अकेला नहीं रह पाता। तो जब वाटर मॉलिक्यूल में वो जाएगा तो हमेशा याद रखो वो कैसे बन रहेगा पता है? जो हमारा H+ आयन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर एक H3O+ आयन बनाता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा H+ होता है, जो भी हाइड्रोजन आयनों में वाटर में प्रोड्यूस होता है, वो इमीडिएटली एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और एक H3O+ आयन प्रोड्यूस करेगा। इट विल प्रोड्यूस एन H3O+ आयन, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसको हम हाइड्रोनियम आयन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, तुम अगर इसका केमिकल रिएक्शन अगर इसका लिखोगे, जो HCl और वाटर के साथ हुआ, या तो तुम इसको इस तरह से लिख सकते हो H+ एक्वस, और सिर्फ सिंपली उसको तुम H3O+ लिख सकते हो। उससे समझाएगा, उससे ये समझोगे कि H+ आयन पानी में है, वो पानी के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो जुड़ रहा है, रिएक्ट करके वो H3O+ आयन को बनाया है। यहाँ पर आपको एक्वस मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, और आप क्लोरीन माइनस को अब यहाँ पर एक्वस मेंशन करोगे।
ठीक है, आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो हेडिंग करते हैं इसको। इसका हेडिंग करो डाइल्यूशन ऑफ concentrated acids, डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। होता क्या है इसमें, सेम टेस्ट ट्यूब ले लो, फ्लास्क ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें क्या करेंगे हम, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को लेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड वाला एसिड उसके साथ हम वाटर में उसको ऐड करेंगे, तो रिजल्ट में क्या बनेगा आपको पता है। एक एसिड को वाटर में आप डाल रहे हो, वो डेफिनेटली एक अपना H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। क्या उसको लिखोगे, H+ एक्वस और H3O+ आयन, सिर्फ इतना लिखोगे। और इससे जो बच जाएगा नेगेटिव पार्ट SO4 2- वो प्रोड्यूस करेगा। इतना हमें पता है, इतना हमें पता है। अब क्या होगा ना, देखो ये जो डाइल्यूशन जो टर्म होता है ना, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना है। डाइल्यूशन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएगा वरना। जो डाइल्यूशन हम बोलते हैं ना, वो इसका मतलब ये है, सिर्फ ये है कि मिक्सिंग ऑफ वाटर, दैट्स इट, दैट इज डाइल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ वाटर दैट इज डाइल्यूशन, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एसिड को हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब एसिड में हम पानी मिला रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एसिड, बस इतना सा ही। तो इस रिएक्शन पे चलो लौट आते हैं। हमने एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिलाया, कैसे मिलाना है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हमने वाटर में मिलाया, हमें देखा एक तो पॉजिटिव आयन बना एक नेगेटिव आयन बना। और जो तुम जिसमें रिएक्शन कर रहे हो, जो फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब, अगर तुम उसको टेम्परेचर उसका मेजर करोगे या फिर उसको अगर तुम पकड़ोगे ना, you will feel some heat, you will feel some heat generating, there will be some heat, it will produce some heat। अगर हीट प्रोड्यूस करेगा, उस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मैंने क्यों ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, चैप्टर 1 पहला लेक्चर, चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 1, उसके लास्ट में मैंने समझाया था पानी में क्यों आप डालोगे, कैसे एक्सोथर्मिक होगा। रिपीट नहीं करूँगा, आप थोड़ा सा वहाँ से जाके देखो। ये होता है एक्सोथर्मिक। तो एक प्रॉपर्टी याद रखना, इसका एक्सप्लेनेशन में शायद चैप्टर 1 में 4 या 5 बार मैं कर चुका हूँ एक्सोथर्मिक नेचर का एक्सप्लेनेशन। अब मैं नहीं करूँगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, हर लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। शायद ये जो हीट का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं हर लेक्चर में बार बार बोल चुका हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। तो आप वहाँ से जाके देख लो, चैप्टर 1 में प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। कोई भी लेक्चर मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, चैप्टर 1 लेक्चर 1 का जो लास्ट पार्ट है, उसमें मैंने ये एग्जांपल बताया था कि क्यों इस तरह के रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं। बहुत अच्छे से वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था, वो जाके आप देख लो। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ये डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो, तुम थोड़ा अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है, तुम थोड़ा अपना लॉजिक लगाओ और लॉजिक लगा के सोचो, हम एसिड में पानी को डालेंगे या पानी में एसिड को डालेंगे। तुम लॉजिक लगा के समझो, हिंट है तुम्हारे लिए कि ये रिएक्शन एक बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तुम सोचो, पानी में एसिड को डालोगे या एसिड में पानी को डालोगे। आर यू गोइंग टू ऐड एसिड इन वाटर और वाटर इन एसिड? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। पॉज करना, सोचना, मैं आपको बता रहा हूं। सपोज आप पहले एसिड ले लिए हो, पहले आप एसिड ले लिए हो और आप उसमें सडनली वाटर डाल दिए, सडनली आप वाटर डाल दे रहे हो। वो रिएक्शन कितना फास्ट होगा, कितना ज़्यादा वो
हीट प्रोड्यूस करेगा वो बहुत ही विगोरसली हीट प्रोड्यूस करेगा, इवन दैट बीकर माइट ब्रेक, आप पर वो एसिड आके छिटक के आप पे गिरेगा, आपका स्किन बर्न हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखना लैब में क्या करते हैं ना, कभी भी बच्चों को नहीं बोलते कि आप एसिड को जाओ डाइल्यूट करो, कभी नहीं बोलते, वो खुद पहले से डाइल्यूट करके देते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं बदमाश, लॉजिक नहीं समझेंगे, एसिड को ले लेंगे उसमें पानी डाल देंगे, फिर तो हो गया एक्सप्लोजन। हमेशा याद रखो, जब आप किसी भी कंसनट्रेटेड एसिड को जब आप डाइल्यूट करोगे, हमेशा याद रखना पहले पानी लेते हैं, पहले पानी लेते हैं और एसिड को ना, एसिड को इमीडिएटली भी नहीं डालते, एसिड को बहुत कम 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 थोड़ा 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 करके डालते हैं और उसको कॉन्स्टेंटली स्टायर करते रहते हैं। एक स्टायरर में उसको कॉन्स्टेंटली उसको स्टायर करते हैं, ताकि धीरे धीरे एसिड आएगा, धीरे धीरे वो डाइल्यूट होगा, वो एक्सोथर्मिक धीरे धीरे वो कम कम हीट प्रोड्यूस करेगा, उसको हम स्टायरर में उस हीट को रिलीज़ कर देंगे, उसको थोड़ा सा मैकेनिकल हम उस पर फोर्स डालेंगे, कोई उसको थोड़ा स्टायर करेंगे तो वो हीट निकल आएगा और वो एसिड अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा। फिर और थोड़ा एसिड डालेंगे, फिर उसको करेंगे, तो ऐसे क्या होगा, हम एक कंट्रोल्ड वे में इसको डाइल्यूट कर पाएंगे। लेकिन अगर तुम पानी ले लो और उसमें अगर एसिड को भी तुम इमीडिएटली सब कुछ डाल दोगे तो वो भी बहुत खतरनाक होने वाला है, या फिर तुम अगर एसिड ले लो उसमें पानी डाल दो, वो भी बहुत खतरनाक होगा। एसिड में तो कभी पानी मत डालना, क्योंकि ज़्यादा एसिड होगा, उसमें थोड़ा सा भी पानी डालोगे वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, बहुत सारा पानी लेंगे, उसमें थोड़ा 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 एसिड डालते जाएंगे और उसको स्टायरर में स्टायर करके उसको हम डाइल्यूट करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना, वाइल डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूट करोगे एड एसिड इन वाटर स्लोली, थोड़ा ये ध्यान में रखना, ये आपको प्रैक्टिकल स्किल में भी आपको काम आएगा। एसिड को वाटर में धीरे धीरे डालना, क्यों, एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ये जो डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बहुत ही ज़्यादा विगोरसली वो एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, एक एक्सप्लोसिव नेचर में वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसीलिए लैब में कभी बच्चों को नहीं दिया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, उसको डाइल्यूट करने तो बिल्कुल नहीं देते, वो लैब के जो असिस्टेंट्स होते हैं वो खुद उसको डाइल्यूट कर देते हैं फिर वो देते हैं। इसी वजह से वो कभी भी उसको बच्चों के हाथ में वो नहीं देते, इसलिए। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा हम देखेंगे, हमने तो डाइल्यूशन देख लिया कि हाँ इस तरह से डाइल्यूशन करते हैं, लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वो एक एसिड में क्या क्या, मतलब एक एसिड को वो किस तरह से इफेक्ट उसमें डालता है, वो हमें थोड़ा देखना है। देखो, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग उसके लिए कंडक्ट करेंगे, मैं यहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट का वो सेटअप बता रहा हूँ। आप 3 टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, ड्राइंग पे मत जाओ, समझो ये सब टेस्ट ट्यूब है। आप इसमें क्या करो, 5 ml एसिड ले लो, कोई एक एसिड, आप चलो HCl ले लो, नॉन एसिड है HCl। आप क्या करो, इस 5 ml से आप 1 ml इसमें ले लो, 1 ml ऑफ ए, 1 ml ऑफ ए आप यहाँ पे ले लो, और उसमें क्या करो, साथ में चलो आप मतलब देखो इसमें 5 ml होगा, 5 ml ले लो, और इसमें क्या करो, आप 9 ml पानी डाल दो, 9 ml पानी डाल दो, ठीक है। फिर क्या करो, ये जो कंप्लीट जो मिक्सचर बनेगा, जो कंप्लीट जो एक सॉल्यूशन बनेगा, इसमें से आप 1 ml सी में ले लो, 1 ml ऑफ बी, और उसमें फिर आप 9 ml ऑफ वाटर डाल दो, ठीक है। फिर से आप उसमें 9 ml ऑफ वाटर डाल दो। क्या कर रहा हूं यहाँ पर देखो, टेस्ट ट्यूब ए में नॉन HCl ले लिया मैंने 5 ml, 1 ml उसमें से मैंने इसमें डाल दिया बी में, उसमें 9 ml वाटर डाल दिया पहले, फिर उसको थोड़ा सा सेक कर दिया, वो 10 ml सॉल्यूशन बना, उस 10 ml से 1 ml सॉल्यूशन आप सी में ले लो। अब उस 1 ml में आप डाल दो 9 ml पानी, फिर उसको सेक कर दो, तो वो एक 10 ml का सॉल्यूशन बन गया, समझे। 5 ml लिया था, इसका 1 ml इसमें लिया, इसमें 9 ml पानी डाल दिया, जो मिक्सचर बना उसमें से 1 ml इसमें लिया,
उसमें 9 ml पानी अलग से डाल दिया। फिर क्या करो, तीनों के तीनों में डाल दो जिंक ग्रेन्यूल, कोई भी एक एक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव होता है, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, उसको डाल दो। अगर जिंक ग्रेन्यूल को डालोगे तीनों के तीनों केस में आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये मुझे और बताने की ज़रूरत है नहीं, बहुत बार बता चुका हूँ, हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होगा। अगर आप हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करोगे, उसका आप जो अगर देखोगे कितने जल्दी कौन सा वाला टेस्ट ट्यूब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है, कौन सा वाला टेस्ट ट्यूब, तो आप नोटिस करना सबसे फास्टेस्ट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा ए, सबसे फास्टेस्ट, और सबसे स्लोएस्ट करेगा सी, सबसे स्लोएस्ट और सबसे फास्टेस्ट, और ये वाला मॉडरेट करेगा, ये बी वाला, ये वाला मॉडरेट करेगा। देखो यहां पर हमने प्योर एसिड लिया था, नो डाइल्यूशन, दिस वाज द केस ऑफ नो डाइल्यूशन। यहां पर हमने कोई डाइल्यूशन किया नहीं था, नो डाइल्यूशन ए में। इसमें 1 ml लेकर हमने 9 ml वाटर डाला था, ये डाइल्यूशन हुआ था यहाँ पर। फिर हमने क्या किया, उसमें से 1 ml लिया था जो कि पहले से ही डाइल्यूटेड था, उससे 1 ml लिया, उसमें हमने और पानी डाला, तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्दर डाइल्यूशन, हमने इसको फर्दर डाइल्यूशन किया। नो डाइल्यूशन, यहाँ पर डाइल्यूशन था, इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को लिया, उसको फर्दर डाइल्यूशन किया। तो यहाँ पर देखो एक फिक्स्ड, देखो 1 ml HCl अगर ले रहे हो तो वो एक फिक्स अमाउंट का H+ प्रोड्यूस करेगा। अब उतने में तुम इतना ज़्यादा, जितना पानी का अमाउंट तुम बढ़ाते जाओगे, जितना ज़्यादा पानी का अमाउंट तुम बढ़ाते जाओगे, जो हमारा H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा, जो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन वो बना रहा है उसमें H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा, सबसे मैक्सिमम H+ आयन का कंसंट्रेशन कहाँ होगा, डेफिनेटली इसमें होगा, ए में। कोई पानी नहीं है, प्योर HCl, सबसे ज़्यादा HCl में H+ आयन का कंसंट्रेशन है। इसको आपने 1 ml लेके डाइल्यूट किया है, वहाँ पर अगर आप देखोगे H+ आयन का कंसंट्रेशन डेफिनेटली इससे कम ही होगा। आप इससे लेकर फिर से उस पर डाइल्यूट किए हो तो जो एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा, जो H+ आयन का, वो और ज़्यादा कम होगा। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम धीरे 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 जितना आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, इट इज़ डिक्रीजिंग। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, इट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, इट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन पे। तो H+ आयन क्या करता है, एसिड को एसिड बनाता है, एसिड को वो एसिड बनाता है। जितना ज़्यादा H+ आयन उसमें कंसंट्रेशन रहेगा वो उतना ज़्यादा एसिड होगा, जितना कम उसमें होगा वो उतना कम एसिडिक होगा, वो उतना वीक एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जिससे ज़्यादा होगा उसमें वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, कम होगा वीक होगा। सिंपल सी बात है। डाइल्यूशन में क्या होता है, अब इतना समझो, डाइल्यूशन में जो हमारा जितना आप उसको डाइल्यूट करोगे एसिड को, उसका जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम दैट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, जितना डाइल्यूट करते जाओगे, इसको अगर फिर से डाइल्यूट करोगे, इससे 1 ml लोगे, उसमें 9 ml वाटर डालोगे, और ज़्यादा डाइल्यूट होगा, और ज़्यादा कम डिक्रीज होगा उसका जो H+ आयन का कंसंट्रेशन, एसिडिक कैरेक्टर और डिक्रीज होगा। तो इसमें इतना ही याद रखना, ऑन डाइल्यूशन, इसको लिखना, नोट बनाना, ऑन डाइल्यूशन H+ आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, या फिर H+ आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। जितना ज़्यादा डाइल्यूट करोगे उतना ज़्यादा H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इतना ही था एसिड के बारे में। देखो एसिड को थोड़ा हमने टाइम लेके समझा, क्योंकि हम जब बेस को समझेंगे बहुत इजीली, अभी देखो बेस हम 15 मिनट में बेस को ख़त्म कर ले, 15 मिनट भी लगेगा भी नहीं। थोड़ा सा मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना है, वरना बाकी सब तो पूरा सिमिलर होगा। देखो कैसे अभी ख़त्म होगा बेस।
तो देखो बेस को स्टार्ट करते हैं। बेस में पहले उसका केमिकल प्रॉपर्टी को ही देखते हैं डायरेक्ट, कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सब अपने आप कंप्लीट होता चलेगा। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, एसिड को समझ गए हो अच्छे से, बेस को समझना कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, कोई ज़्यादा आपको ज़रूरत है नहीं टेंशन लेने का। पहला जो प्रॉपर्टी है चलो पढ़ लेते हैं, वो है रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। इसको मैंने ऑलरेडी एसिड में समझा दिया था, सिर्फ बोल रहा हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें बेस एक एसिड के साथ मिलकर रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, यही हमें जानना था। सॉल्ट प्लस वाटर यही उसका फॉर्मेट है, ठीक है। एग्जाम्पल वहाँ पर भी दिया था, यहाँ पर भी दे देता हूँ। NaOH सबसे कॉमन एग्जाम्पल, HCl, NaCl, सॉल्ट प्लस वाटर, समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एसिड में समझा दिया है। बेस को समझाऊंगा नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा नहीं, बस बोलता जाऊंगा क्योंकि एसिड के साथ पूरा सिमिलर होगा, इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। हमने एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन देखा था, अब बेस का देख लेते हैं। कोई बात नहीं, चलो एक बेस ले लेते हैं, एग्जाम्पल में उसको देख लेंगे क्या बना रहा है। जिंक में डाल दो, इसमें बन रहा है Na2ZnO2, दिस इज अ सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। देखो एसिड में क्या हो रहा था, एसिड के साथ भी अगर मेटल को रिएक्ट करवा रहे तो क्या हो रहा था, एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो आप बेस के साथ भी अगर आप किसी मेटल को आप रिएक्ट करवाओगे तो वो भी एक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वो भी प्रोड्यूस करेगा। तो याद रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एसिड हो या बेस हो, एसिड हो या बेस हो। और एसिड भी आपने पहले देखा था, इसको मैंने एसिड में आपको बता दिया था, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है। हाँ ये ज़रूर है कि एसिड में जिस तरह का सॉल्ट बनता है, बेस में थोड़ा अलग टाइप का सॉल्ट होता है, ये थोड़ा सा उस सॉल्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट जब हम सॉल्ट को डिस्कस करेंगे उस वक्त देखेंगे कि क्यों ये दोनों सॉल्ट्स अलग होते हैं, किस तरह से अलग होते हैं, तब देखेंगे। लेकिन अभी याद रखो, एसिड हो या बेस हो, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म अ सॉल्ट एंड इवॉल्व ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस का इवॉल्वमेंट वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप भूल जाओ। सॉल्ट तो बनाएगा, किस तरह का टाइप ऑफ सॉल्ट वो तो हम सॉल्ट में देखेंगे, अभी आपको वरीड होना नहीं है। तो अब देखो, अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हमने जब रिएक्शन ऑफ एसिड को देखा था तो हमने किसके साथ देखा था, मेटालिक ऑक्साइड में। मैं पहले उसको थोड़ा लिख रहा हूँ। हम जब किसी मेटालिक ऑक्साइड, अगर मेटालिक ऑक्साइड को हम एसिड के साथ मिला रहे थे, क्या बन रहा था वहाँ पर। एग्जाम्पल में याद दिला रहा हूँ, CuO कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का था, वो अगर किसी एसिड के साथ HCl के साथ मिल रहा था, क्या बना रहा था, CuCl2 ग्रीनिश ब्लू कलर का, ये CuCl2 कॉपर क्लोराइड बना रहा था, कॉपर 2 क्लोराइड बना रहा था। वहाँ पर मैंने कलर मेंशन करना भूल गया था, यहाँ पर मैं बोला था लेकिन लिखना भूल गया था, तो आप ध्यान रख लो। और साथ में वाटर बना रहा था। ये क्या था, ये एक सॉल्ट था, ये एक सॉल्ट है, ये जो कॉपर क्लोराइड है ना, ये एक सॉल्ट है और साथ में वाटर बना रहा था। हम अब इसके बात करते हैं, ये जो बेस जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जब हम उसको रिएक्ट करवाएंगे, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। देखो एक बेस ले लो, कौन सा वाला लेंगे, चलो इसको ले लो, ये हमारा एक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम हम देते हैं लाइम वाटर।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका कॉमन नेम देते हैं लाइम वाटर। एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड हम लेते हैं CO2, ठीक है, CO2 को लेते हैं। इसका अगर रिएक्शन को आप देखोगे क्या क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, साथ में वाटर फॉर्म होगा। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, देखो ये भी एक सॉल्ट है और ये तो वाटर फॉर्म कर रहा है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो और नोटिस करो एक चीज, मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ मिल रहा है और सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिल रहा है और सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। सॉल्ट एंड वाटर एसिड बेस किसके साथ बनाते हैं, याद करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को याद करो। न्यूट्रलाइजेशन में हमने क्या बोला था, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमें पता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो देखो कंपेयर करो, एसिड है, सॉल्ट है, वाटर है, मिस क्या है, बेस की जगह हमने क्या लिया, मेटेलिक ऑक्साइड। हमेशा याद रखो एसिड अगर वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म करेगा वो सिर्फ बेस के साथ करेगा, किसी और के साथ नहीं करेगा। तो अगर मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कर रहा है तो मेटेलिक ऑक्साइड मस्ट बी बेसिक इन नेचर। ध्यान रखो, इट मस्ट बी बेसिक इन नेचर। दिमाग खराब मत करो, थोड़ी देर आगे बाद में समझाऊंगा। दिमाग खराब अभी मत करो, बस इतना जानो कि ये डेफिनेटली एक बेस होना पड़ेगा। इट हैज टू बी अ बेस बिकॉज एसिड एक बेस के साथ मिलकर ही एक सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, उसके अलावा बना ही नहीं सकता। सो इट हैज टू बी, द मेटेलिक ऑक्साइड हैज टू बी बेसिक इन नेचर। सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, बेस है हमारे लिए, ये एक बेस है, बेस इज प्रेजेंट, सॉल्ट इज प्रेजेंट, वाटर इज प्रेजेंट। ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड था ना, NM ऑक्साइड में इसको लिख दे रहा हूँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड था, एक बेस के साथ एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। सो दिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, उसका केमिकल नेचर क्या होगा, बेस के साथ अगर वो बनकर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह वो सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का केमिकल नेचर क्या होगा, इट हैज टू बी एसिडिक, दिस हैज टू बी एसिडिक इन नेचर। तो दो चीज आप यहां से हमारा टेक अवे होता है, ये वो दो चीज कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो केमिकली बेसिक नेचर के होते हैं, वो उसको आप बेस की तरह देख सकते हो। और जो हमारा जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना, जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर में होते हैं, उसको आप एसिड की तरह कंसिडर कर सकते हो। उसको हमने कहाँ से प्रूव किया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के साथ। जब इन दोनों को हमने कंपेयर किया तभी जाके हमें पता चला कि यार ये तो बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है और ये तो एसिड की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, देखो जैसे एसिड को आप जानने के लिए एसिड का डेफिनेशन हमने दिया था कि H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, उसी तरह से बेस को अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। पहले देखो, जब हम किसी एसिड को तुम वाटर के साथ डिसॉल्व कर रहे थे तो वो क्या बना रहा था, H+ आयन, और साथ में ये उसका जो एनायनिक पार्ट होता है बनाता था। हर एसिड में H+ आयन बना रहा था। देखो एसिड को समझ गया, बेस को बस उसके साथ कोरिलेट करना है। उसी तरह से अगर आप किसी भी एक बेस को अगर आप ले लो, NaOH हो, KOH हो, कोई भी, आप इसके साथ भी अगर वो जिंक वाला रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा क्योंकि बेस भी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन यहाँ पर देखो, जब आप इसको वाटर में डाल दोगे, जब आप इनको वाटर में डालोगे, डेफिनेटली याद रखना ये एक कैटायोनिक पार्ट तो कुछ भी बनेगा, वो अलग अलग बनेगा, लेकिन कांस्टेंट दोनों में OH- होगा। OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा।
एसिड के लिए H+ आयन प्रोड्यूस होता है, बेस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। और ये पहली बार किसने बोला था? एक हमारे साइंटिस्ट थे आर्हेनियस, उन्होंने बोला था। और इस थ्योरी को कि एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स H+ आयन एंड बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन आयन गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन, इसको बोला था आर्हेनियस ने। और ये जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट होता है, ये जो थ्योरी होता है एसिड बेस का, उसको हम आर्हेनियस थ्योरी बोलते हैं। इसको हम यूज करते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए, सही होता है एसिड बेस को जज करना, लेकिन पूरा सही नहीं होता है। उसके बाद तुम 11th में देखोगे जो एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ोगे, बहुत बड़ा है एसिड बेस केमिस्ट्री, बहुत बड़ा है। वहाँ पर डिफरेंट तरह के थ्योरीज देखोगे, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, फिर लुईस थ्योरी। वो लुईस कॉन्सेप्ट जो होता है एसिड बेस का, वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये होता है, आर्हेनियस ने हमें ये बोला था, ठीक है, कि डेफिनेटली एक एसिड में H+ होना चाहिए, एक बेस में OH- होना चाहिए। तुम बोलोगे ठीक है, आपने इतना तो बोला, आपने अभी बोला था जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, कॉपर ऑक्साइड ले लो, कोई भी आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, ये जो सब मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, उनको आपने बोला था ये तो बेसिक नेचर के होते हैं, हमें तो कहीं नहीं लग रहा है कि ये OH- आयन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और जो हमारे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, लाइक फॉर CO2, इस तरह के जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो भी किसी तरह से H+ आयन प्रोड्यूस करेंगे। उनमें तो H+ नहीं है, या इनमें तो OH- भी नहीं है। ये किस तरह के बेस होते हैं? ये किस तरह के बेस होते हैं और ये वाले किस तरह के बेस होते हैं? ये जो कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और KOH, NaOH, ये जो दो तरह के जो डिफरेंट बेस होते हैं, ये किस तरह के बेस होते हैं, उसको समझने के लिए हम और एक हेडिंग डालो तुम। तो यहां पर आप एक हेडिंग डालो, बेस वर्सेस अल्काली। बेस वर्सेस अल्काली, इसको आप हेडिंग डालो। देखो मैं एक तरह से लिख रहा हूं, आपने देखा NaOH, KOH एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एक तरह से आपको बेस दिख रहे हैं। आप एक तरह से MgO, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप इनको एक तरह से आप देखते हो, ठीक है। दोनों अलग अलग लगते हैं, तो इसीलिए हमें एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ा, बेस और अल्काली। देखो अल्काली क्या होता है, उसका डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। अल्काली होता है द बेस दैट डिसॉल्व्स in water to produce OH- आयन। जिस बेस को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे और जो OH- आयन को प्रोड्यूस करेगा, उसको हम बोलते हैं अल्काली। उसको हम बोलते हैं अल्काली, OH- आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों में से आपको कहाँ पर OH- आयन दिख रहे हैं? यहाँ पर। तो ये सब होते हैं अल्काली के एग्जाम्पल्स, दीज आर नॉट, ये होते हैं अल्काली के एग्जाम्पल्स। जो वाटर में अगर आप उसको डिसॉल्व करोगे, OH हाइड्रोक्साइड आयन, जो OH- आयन होता है, अगर उसको प्रोड्यूस करेगा, उसको आप अल्काली बोलोगे। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताओ, आप एक चीज़ को इस तरह से लिख सकते हो, सो ऑल द अल्कालीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट अल्काली। मतलब क्या है इसका? सारे जो अल्काली होते हैं वो बेस ही होते हैं, सारे अल्कालीज बेस ही होते हैं। और अगर वो बेस वाटर में डिसॉल्व होके OH- आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको आप अल्काली बोलते हो, ठीक है। बेस इज द सुपरसेट, अल्काली इज द सबसेट। आप मैथ्स में देखते हो ना, सुपरसेट सबसेट। सो बेस इज द सुपरसेट। सारे बेस अल्काली नहीं होते, ये जो बेस होते हैं ये भी बेस होते हैं, लेकिन दीज आर नॉट अल्कालीज, बिकॉज ये OH- आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दीज आर नॉट अल्कालीज। ये कुछ एक अलग तरह का बेस होता है, लेकिन ये जो अल्काली प्रोड्यूस करते हैं
OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो हमेशा याद रखना, जो अल्कालीज होते हैं वो आरएनएस बेस होते हैं, आरएनएस बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आरएनएस के बेस जितने होते हैं जिनको उन्होंने बेस में कैटेगराइज किया था वो इसी बेसिस पे किए थे कि OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, तभी वो आरएनएस का बेस कहलाएगा। तो सारे जो आरएनएस के बेस होते हैं वो अल्काली होते हैं, लेकिन सारे अल्काली बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्काली नहीं होती। ये भी बेस है लेकिन ये अल्काली नहीं होता। तो इसीलिए समझो कि बेस जो हमारा होता है वो सुपर सेट होता है, लेकिन जो अल्काली होता है वो सबसेट होता है। इतना ही याद रखो। तो बेस वर्सेस अल्काली पूछ सकता है आपको, कोई भी एक कंपाउंड बोल देगा, ये बोल देगा आपको कॉपर ऑक्साइड, पूछेगा ये बेस है या अल्काली? नहीं, आपको पूछेगा ऑब्वियसली बेस है, आपको पूछेगा ये अल्काली है कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं है, दिस इज नॉट एन अल्काली बिकॉज ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा और OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा नहीं, तो दिस इज नॉट एन अल्काली। इतना आपको जानना था। तो देखो अभी लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको हम देख लेते हैं। हमने एसिड को डाइल्यूशन किया, अब हम बेस को डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ बेस। पूरा सिमिलर होता है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं होता। NaOH वाटर में डालो, Na प्लस OH माइनस आयन बनाएगा, साथ में हीट प्रोड्यूस होगा। ये भी एक्सोथर्मिक होता है, ये भी एक्सोथर्मिक होता है। डाइल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, चाहे वो एसिड को डाइल्यूट करो, बेस को डाइल्यूट करो, दोनों को डाइल्यूट करने में वो हीट प्रोड्यूस करेगा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन सिमिलर होता है एसिड के साथ, जितना डाइल्यूट करोगे ऑन डाइल्यूशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम ये भी डिक्रीज करता है। एसिड में समझा दिया, यहाँ पर बस मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। डाइल्यूशन चाहे वो एसिड का करो, बेस का करो, दोनों के केस में हीट रिलीज होगा और दोनों के केस में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और जब आप किसी को डाइल्यूट करोगे, जितना आप उसको फर्दर डाइल्यूट करते जाओगे, उसका जो OH माइनस आयन होता है जो उसको बेसिक बनाता है, और एसिड के केस में H प्लस आयन, दोनों का जो कंसंट्रेशन होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम वो डिक्रीज होता जाता है। अब जितना उसमें पानी डालते जाओगे, पर जो आयन का जो कंसंट्रेशन होता है, बेस के केस में OH माइनस आयन, एसिड के केस में H प्लस आयन, दोनों डिक्रीज करते रहते हैं। तो देखो एसिड बेस की कहानी तो इतनी ही थी, जो उनका जो मतलब क्या होता है, किस तरह का उनका केमिकल नेचर होता है, क्या उनके केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, इनको देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को देखेंगे, एक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो डाइल्यूशन में जो डिक्रीज हो रहा है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए या स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैलिड होगा। अभी आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक में इतना कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखना ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए वैलिड होता है। वीक एसिड वीक बेस के लिए एक डिफरेंट चीज़ होता है, वो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ। हम पहले स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस और pH के बारे में होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से रखना। तो आज का लेक्चर तो इतना ही था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, या फिर हमारा ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, आप वहाँ पर बता सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस, थैंक यू।